ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज की क्लास में हम एक फ्रेश टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस फ्रेश टॉपिक दैट वी हैव फ्रॉम टुडेज क्लास इज बेसिकली फ्रॉम यूनिट 3 मार्केटिंग। एंड जो आज का टॉपिक है वो है बेसिकली सेगमेंटेशन। अच्छा जी, ये मैंने लिख दिया सेगमेंटेशन। अच्छा, देर इज सो मेनी ऑफ द टाइम्स के जब भी मैं बच्चों से सेगमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं तो बच्चे जो है वो सेगमेंटेशन से रिलेटेड कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको सेगमेंटेशन की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एंड दे हैव अ वेरी हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग कि सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन क्यों होती है, एंड क्या एक बिजनेस को सेगमेंटेशन करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स देता हूं और समझाता हूं ताकि आपके लिए चीजों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा और आसान हो जाए। देखो जी, इन द लास्ट क्लास इफ यू रिमेंबर हमने जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट्स के दो तरह की कंपनी अप्रोच पढ़ी थी। एक पढ़ी थी मास मार्केट अप्रोच, ठीक है ना। मास मार्केट अप्रोच में क्या होता है, द कंपनी इंटेंड्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी बाटा। बाटा इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू फुटवेयर। लेकिन जब मैं बाटा की बात करता हूं तो बाटा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हैं और बाटा पाकिस्तान के हर जो है वो लोकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, तो बाटा की प्राइमरी मार्केट जो है वो ये है कि वो सस्ता बेचता है, लेकिन बाटा चाहता है कि वो ज्यादा क्वांटिटीज में बेचे। बाटा की अप्रोच यही है कि वो ज्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो इट्स अ मास मार्केट प्रोडक्ट। अच्छा, अब जब आप इसी मास मार्केट के अंदर एक स्मॉलर ग्रुप को टारगेट करते हो, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल जूता हर बंदा पहनता है तो जूतों की मार्केट इज मास मार्केट। लेकिन एलवी कहता है कि नहीं, मैं इस मास मार्केट के अंदर सिर्फ उनके लिए जूता बनाऊंगा जो 2 लाख रुपए का जूता पहन सकते हैं। तो इस मास मार्केट के अंदर जब आप एक स्मॉलर ग्रुप को फोकस करते हो वो बन जाता है नीश मार्केट। इसी तरह कोका कोला, पेप्सी इज मास मार्केट, ठीक है। इसी मास मार्केट के अंदर पेप्सी और कोका कोला ने उन लोगों को टारगेट किया जो सॉफ्ट ड्रिंक भी पीना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम दे आर हेल्थ कॉन्शियस टू, नीश मार्केट। उन्होंने क्या बनाया, डाइट पेप्सी, डाइट को। इसी तरह रेड बुल सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक भी है वो, ठीक है ना। उसी एनर्जी ड्रिंक के अंदर एक और नीश निकाल लिया, शुगर फ्री रेड बुल, ठीक है ना। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल कस्टमर्स पर बेचना चाहते हो इट्स अ मास मार्केट। और जब उसी मास मार्केट के अंदर आप लिमिटेड लोगों को या स्पेसिफिकली किसी एक ग्रुप को टारगेट करके उनके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाकर बेचते हो, दैट इज नीश मार्केट। अच्छा, अब हमारा टॉपिक जो है आज वो बेसिकली ये है कि सेगमेंटेशन क्या है। सेगमेंटेशन क्या है, तो सेगमेंटेशन का जो कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो है किस चीज के साथ, सेगमेंटेशन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नीश मार्केट के साथ। किसके साथ, नीश मार्केट के साथ। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि किसी भी कंपनी को कैसे पता लगता है कि उसे नीश मार्केट का प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आपके लिए तो सुन के बहुत आसान लगा ना आपको कि पेप्सी ने ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन ले लिया डाइट पेप्सी बनाने का, या कोको कोला ने ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन ले लिया डाइट कोक बनाने का। तो आपके लिए ये सुनना तो बड़ा आसान है, लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू टेकिंग द डिसीजन कि भाई डाइट पेप्सी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या व्हेन इट कम्स डाउन टू अ डिसीजन कि भाई डाइट कोक बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ये जो डिसीजन है ये ले या ना ले, ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सेगमेंटेशन के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेगमेंटेशन है क्या। सेगमेंटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, आई रिपीट, सेगमेंटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है वेयर यू ब्रेक द इंटायर मार्केट इनटू स्मॉल ग्रुप्स। आई रिपीट, सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है वेयर यू ब्रेक द इंटायर मार्केट इनटू स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ देते हो। हर ग्रुप को एक सेगमेंट कहते हैं, हर ग्रुप को एक सेगमेंट कहते हैं।
अब शायद आपके लिए थोड़ा सा इन चीजों को समझना इस वक्त एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, बट जैसे ही मैं इस एक्सप्लेनेशन के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे ही मैं एक एग्जांपल को अटैच करूंगा, आई एम डेड श्योर आपके लिए चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द शू मार्केट ऑफ पाकिस्तान. लेट्स से पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं जो जूता पहनते हैं. सो देर आर 22 करोड़ पीपल आउट देयर इन पाकिस्तान जो जूता पहनते हैं. तो अगर आपसे कोई आकर पूछता है कि भाई पाकिस्तान का शू मार्केट साइज क्या है, तो आप बोलोगे भाई पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ लोग जूते पहनते हैं तो पाकिस्तान का शू मार्केट साइज जो है वो 22 करोड़ लोगों का है. ठीक है ना. अगर 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में जूते पहनते हैं तो पाकिस्तान का जो शू मार्केट का साइज है वो 25 करोड़ है. सो मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि पाकिस्तान में लेट से 22 करोड़ लोग जूते पहनते हैं. एंड देन पाकिस्तान का अगर 22 करोड़ लोग जूता पहन रहे हैं तो पाकिस्तान का जो शू मार्केट का साइज है वो 22 करोड़ है. अच्छा. अब वो कंपनी अब वो कंपनी जो इस 22 करोड़ के 22 करोड़ लोगों को फोकस करती है, या फिर लेट से वो कंपनी जो इस 22 में से 15 करोड़ लोगों को फोकस करती है, वो मास मार्केट है. वो क्या है? मास मार्केट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं इस 22 करोड़ में से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास को. आई रिपीट, इस 22 करोड़ में से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं. अच्छा. अब मैं जाता हूं बाटा के ऊपर वापस से. बाटा का फोकस क्या है? बाटा का फोकस है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास. तो इसका मतलब बाटा ने अपना फोकस किस पे बनाया है? बाटा ने अपना फोकस बनाया है मार्केट के एक बड़े चंक के ऊपर. मार्केट के एक बड़े चंक के ऊपर बाटा बेचना चाहता है पूरी मार्केट में से मेजॉरिटी लोगों को. अगर 22 करोड़ लोग पाकिस्तान में जो टोटल जूते पहनते हैं, उस 22 करोड़ में से अगर 15 करोड़ लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, तो ये टोटल मार्केट का बहुत बड़ा चंक है. और अगर बाटा इसको फोकस कर रहा है तो बाटा डेफिनेटली मास मार्केट पे जा रहा है. बाटा डेफिनेटली किस पे जा रहा है? मास मार्केट के ऊपर. तो मास मार्केट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो मार्केट के एक बड़े चंक को टारगेट कर रहे होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, नीश मार्केट क्या होते हैं? वो हमने थोड़ी देर पहले देखा. नीश मार्केट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो इसी मार्केट के एक स्मॉलर चंक को फोकस कर रहे होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा था 22 करोड़ लोग हैं जो जूते पहनते हैं. इस 22 करोड़ में से लेट्स से फॉर एग्जाम्पल देर आर 1 करोड़ पीपल. फॉर एग्जाम्पल there are 1 crore people who belong to the elite class. या चलो 1 करोड़ भी छोड़ दो, ज्यादा कर दिया मैंने. 1 करोड़ भी नहीं, मैं आपसे कहता हूं लेट सपोज देर आर 50 लाख पीपल. इस 22 करोड़ में से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो एलीट क्लास है, फिल्दी रिच, एक्सट्रीमली रिच, हाईली वेल्दी इंडिविजुअल्स. सो इस 22 करोड़ में से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, फिल्दी रिच पीपल. एलवी जो है वो इन्हीं 50 लाख लोगों को फोकस कर रहा है. तो इसीलिए एलवी जो है वो नीश मार्केट. आपको याद होगा ना, मैंने आपको समझाया था जब आपकी कंपनी की इंटेंशन होती है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना, तो वो मास मार्केट है. तो बाटा कितने लोगों को फोकस कर रहा है? 15 करोड़ लोगों को फोकस कर रहा है. ऑन दी अदर हैंड एलवी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख लोगों को फोकस कर रहा है. क्योंकि एलवी का जूता इतना महंगा है कि हर बंदा खरीद ही नहीं सकता, सिर्फ एलीट क्लास खरीद सकता है. तो ये है नीश मार्केट और ये है मास मार्केट. लेकिन अगेन हमारा सवाल वहीं का वही है, सेगमेंटेशन क्या है? देखो, एलवी को
लेट सपोज आप एलवी के ओनर हो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अज्यूम करो, आपका मैनेजर आपके पास आता है और आपका मैनेजर आपको आके बोलता है कि सर, मुझे एक कंट्री पता लगी है, पाकिस्तान। आप बोलोगे अच्छा, पाकिस्तान तो ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे भी पता है पाकिस्तान एक कंट्री है। मैं क्यों बोलता सर, मजे की बात बताऊं, वहां पर 22 करोड़ लोग रहते हैं। तो आप बोलोगे अच्छा, तो इस पे कौन सी बड़ी बात है। बोले सर, 22 करोड़ लोग रहते हैं और वहां गुची, एलवी, प्राडा का कोई ऑफिशियल आउटलेट नहीं है। देयरफॉर ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, इस पे कोई लीड ब्रांड इंटरनेशनल लेवल का है ही नहीं। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई भी एलीट लग्जरी ब्रांड ऑफिशियली पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते। दोस्तों बोला सर, इतनी बड़ी मार्केट है, 22 करोड़ लोग जूते पहनते हैं, एक काम करते हैं, हम एलवी का आउटलेट खोल लेते हैं। आप अगर आप जज्बाती होंगे तो आप बोलेंगे यार, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 22 करोड़ लोग रहते हैं और कोई भी प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता है, काम करो, टक करके एलवी का आउटलेट खोलो, जूते ही जूते बिकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप जज्बाती हैं तो। बट इफ यू आर अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, आप बोलोगे यार, ये तो तुम मुझे बता रहे हो 22 करोड़ लोग रहते हैं, 22 करोड़ लोग रहते हैं, जरा सेगमेंटेशन करो। क्या करो? सेगमेंटेशन करो। वो बोलेगा सर सेगमेंटेशन, आप बोलोगे मार्केट को ब्रेक करो। सेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या थी? सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप पूरी मार्केट को, जैसे ये शू मार्केट की बात हो रही है, पूरी मार्केट को स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में तोड़ते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में तोड़ते हैं और हर ग्रुप को एक सेगमेंट कहते हैं। सो आप एलवी के ओनर हो, आपका मैनेजर आपके पास भागता हुआ आया है, उसने बोला सर, पाकिस्तान में ऑफिशियली कोई प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता ऑफिशियली, हमें पाकिस्तान में एलवी का ब्रांड खोलना चाहिए और आउटलेट खोलना चाहिए। 22 करोड़ लोग हैं, हम आराम से लाखों करोड़ों जूते बेच लेंगे, हम तो अकेले होंगे। अगर आप जज्बाती आदमी तो आप बोलेंगे हाँ खोल लेते, लेकिन अगर आप समझदार आदमी तो आप बोलेंगे भाई, 22 करोड़ लोग हैं, क्या 22 करोड़ के 22 करोड़ लोग हमसे जूते खरीदेंगे? नहीं। हमसे कितने जूते खरीदेंगे या कितने लोग जूते खरीद सकते हैं, ठीक है ना, हमसे कितने, एज एन एलवी, एलवी से कितने लोग जूते खरीदेंगे या कितने लोग जूते खरीद सकते हैं, ये जानने के लिए थोड़ी सी करनी पड़ेगी सेगमेंटेशन। अब सवाल यह है कि सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन अगेन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप पूरी मार्केट को, शू मार्केट को, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, आप किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हैं। सो आप पूरी शू मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ेंगे, हर ग्रुप को एक सेगमेंट कहते हैं। सो बेसिकली आप सबसे पहले जब आप सेगमेंटेशन करते हैं तो आप पूरी मार्केट को ब्रेक करते हैं डेमोग्राफिक्स में। अच्छा, डेमोग्राफिक्स में आप क्या करते हैं? डेमोग्राफिक्स में आप ये देखते हैं, सबसे पहले आप उसमें लोग तोड़ते हैं एज वाइज। ये जो 22 करोड़ लोग रह रहे हैं, इस 22 करोड़ में से सबसे पहले ब्रेक करो एज वाइज। 22 करोड़ में से कितने लोग हैं 10 साल से 15 साल तक हैं? पता चला 10 साल से 15 साल तक 1 करोड़ लोग हैं। 16 साल से 20 साल तक 5 करोड़ लोग हैं। 21 to 30 कितने लोग हैं? लेट सपोज 5 करोड़ है। ठीक है, और 22 करोड़ का हमने एग्जाम्पल लिया था ना, 5 5 10 11। ठीक है, और 31 से 50 लाख तक, 50 तक 10 करोड़ है। ये आया पॉपुलेशन का ब्रेकअप कि कितनी एज में कितने लोग हैं। तो पाकिस्तान में 10 साल से 15 साल वाले बच्चे 1 करोड़ हैं, 16 to 20 वाले लोग 5 करोड़ हैं, 21 to 30 वाले भी 5 करोड़ लोग हैं, 31 to 50 वाले 10 करोड़ है। यह है एज का ब्रेकअप। आपने क्या किया, जो पूरी मार्केट जो नजर आ रही थी 22 करोड़ लोगों की, उसको आपने एज वाइज तोड़ दिया। यह है वन सेगमेंट। यह है वन सेगमेंट। सेगमेंटेशन करने के तीन जो है वो है प्रोसेसेस है। सबसे पहला मार्केट को ब्रेक करते हो डेमोग्राफिक्स के अंदर, तो डेमोग्राफिक में सबसे पहला ब्रेक करोगे एज वाइज। अच्छा भाई, अब ब्रेक करो इनकम वाइज। तो पता लगा भाई, लेट से 15,000 से 90,000 की सैलरी वाले, लेट से 15 करोड़ लोग हैं। 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी
15,000 से 90,000 है। अच्छा जी। 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 91,000 से लेके 5 लाख है। ठीक है। और सिर्फ 2 करोड़ लोग ऐसे हैं, बल्कि 3 करोड़ लोग ऐसे हैं, 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5 लाख से 25 लाख है। अब इमेजिन करो, एलवी को क्या नजर आ रहा था शुरू में? एलवी का जो मैनेजर है वो क्या बता रहा था? सर 22 करोड़ लोग एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, 22 करोड़ लोग हमारा जूता खरीद सकते हैं। तो एलवी ने बोला अगर जज्बाती होता तो पाकिस्तान आ जाता कि यार हम तो 22 करोड़ जूते बेच सकते हैं। लेकिन जब सेगमेंटेशन की तो पता लगा एलवी का जूता तो बहुत महंगा है। तो कम से कम भी इंसान अमीर होना चाहिए। अब आपको अमीर लोग कितने नजर आ रहे हैं? ये 5 लाख से प्लस वाले लोग जो है वो अमीर लोग हैं। तो 22 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ लोग जो है वो अमीर हैं। इसका मतलब 22 करोड़ में से अगर 3 करोड़ निकालो आप, तो 19 करोड़ लोग तो बेकार है, वो आपके काम के ही नहीं है। 19 करोड़ लोग जो है वो बेकार है, वो आपके काम के ही नहीं है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अब जेंडर वाइज तोड़ो। पता लगा भाई, जो है वो क्या कहते हैं, 22 22 करोड़ में से लेट से 15 करोड़ जो है वो मेल है, और 7 करोड़ जो है वो फीमेल है। जेंडर वाइज तोड़ा। अब कंपनी आप देख सकते हो डेटा को कैसे यूज कर सकती है। अब सारा का सारा डेटा आ गया। अब क्या कर सकते हैं आपको पता है? कंपनी कंपनी जो है वो सारा का सारा डेटा लेकर ये देख सकती है कि किस एज के कितने लोगों की क्या इनकम है और क्या जेंडर्स है। पहले आपको सिर्फ नजर आ रहा था 22 करोड़ लोग जो प्रोबेबली जूता खरीद सकते हैं, दैट इज ऑल यू कुड सी। आई रिपीट, पहले आपको नजर आ रहा था कि पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं जो जूते खरीद सकते हैं। अब आपके पास 22 करोड़ लोगों का ब्रेकअप आ गया। उन 22 करोड़ लोगों में लोगों की कितनी एज में कितने लोग हैं, कितनी इनकम के अंदर कितने लोग हैं, किस जेंडर में कितने लोग हैं, आपके पास ब्रेकअप आ गया। अब एलवी इस ब्रेकअप को यूज करके एक्चुअल नंबर निकाल सकती है। फॉर एग्जाम्पल एलवी कहता है कि भाई मैं अगर पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेल जेंडर के लिए जूता बनाऊंगा पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, और जो मैं मेल जेंडर के लिए जूता बनाऊंगा, इनकी एज होनी चाहिए एटलीस्ट 31 to 50, और इनकी इनकम होनी चाहिए 500,000 प्लस। मैं सिर्फ इनके लिए जूता बनाऊंगा। तो पता लगा 22 करोड़ में से ऐसे सिर्फ 50 लाख लोग हैं। ओनली 50 लाख पीपल एग्जिस्ट इन पाकिस्तान जो मेल है, जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, और उनकी एज 31 to 50 है। अब एलवी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो तो बना ही इसके लिए रहा है। एलवी को शुरू में नजर क्या आ रहा था? 22 करोड़ लोग जो जूते खरीद सकते हैं। जब सेगमेंटेशन की पूरी मार्केट को छोटे 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 पीसेस में तोड़ा, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद सामने क्या नजर आया? ये नजर आया कि 22 करोड़ लोग नहीं है। एलवी को अगर अगर एलवी की कोई टारगेट मार्केट है तो 50 लाख लोग है। अच्छा, ये 50 लाख लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। दे माइट बाय, दे माइट नॉट बाय, दे माइट बाय, दे माइट नॉट बाय। ठीक है ना? ये वो लोग हैं जो एलवी की टारगेट मार्केट है, एलवी को लगता है ये हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। खरीदें ना खरीदें, ये तो एक डिफरेंट स्टोरी है। दे मे बाय, दे मे नॉट बाय। जैसे पहले भी एलवी को 22 करोड़ लोग नजर आ रहे थे, जरूरी थोड़ी था कि 22 करोड़ के 22 करोड़ लोग खरीदें। 22 करोड़ में से एक सर्टेन अमाउंट खरीदती, एक सर्टेन अमाउंट नहीं खरीदती। लेकिन जब सेगमेंटेशन की तो पता लगा 22 करोड़ लोगों की तो एलवी बात ही नहीं कर सकता। एलवी तो सिर्फ बात ही 50 लाख लोगों की कर सकता है, क्योंकि यही 50 लाख लोग हैं जो एलवी के मार्केट है।
अब ये 50 लाख लोग डिसाइड करेंगे कि उनको एलवी का प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना। अभी तो मैंने सिर्फ डेमोग्राफिक वाइज तोड़ा। अच्छा भाई, अब आप मार्केट को तोड़ोगे फर्दर एरिया वाइज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मतलब आपकी मर्जी जिस तरह तोड़ो। अभी तो हमने सिर्फ एज, इनकम और जेंडर वाइज तोड़ा था, तो एलवी को पता लगा कि सिर्फ 50 लाख लोग हैं जो एलवी का जूता खरीद सकते हैं। अच्छा, अब एलवी ने बोला यार मैं तो अपना आउट, ये 50 लाख लोग तो पूरे पाकिस्तान में ना, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट सिटीज, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट प्रोविंसेस। अब एलवी पूरे पाकिस्तान में थोड़ी आउटलेट खोल रहा है, एलवी तो सिर्फ खोल रहा है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। तो एलवी ने बोला जरा ब्रेकअप करो। तो ब्रेकअप करने के बाद पता लगा कि भाई ऐसे सिर्फ 10 लाख लोग हैं जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रहते हैं, जो मेल है, जिनकी एज 31 to 50 है, और जिनकी इनकम 500,000 प्लस है। कहां 22 करोड़ नजर आ रहा था कि लोग खरीद सकते हैं एलवी के जूते। डेमोग्राफिक में पता लगा नहीं भाई 22 करोड़ नहीं, सिर्फ 50 लाख लोग हैं जो खरीद सकते हैं। फिर जब उसको फर्दर एरिया वाइज तोड़ा, जब उसको फर्दर एरिया वाइज ब्रेक किया, तो पता लगा नहीं भाई 50 लाख लोग भी नहीं है, 10 लाख लोग हैं। 50 लाख तो पूरी कंट्री में है। एलवी तो सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अपना आउटलेट लॉन्च करने जा रहा है। उसको फर्दर ब्रेक किया, पता लगा 10 लाख लोग हैं सिर्फ। पता लगा 10 लाख लोग हैं। सेगमेंटेशन क्या था? व्हेन यू ब्रेक द इंटायर मार्केट इनटू स्मॉल पीसेस और स्मॉल ग्रुप्स, व्हेन यू ब्रेक द इंटायर मार्केट इनटू स्मॉल पीसेस एंड स्मॉल ग्रुप्स, एवरी पीस, एवरी ग्रुप इज अ सेगमेंट। तो ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट। आप पूरी मार्केट को जो है वो जो बड़ी मार्केट है उसको छोटे 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 पीसेस में तोड़ रहे हो, और ये आइडेंटिफाई करो कि हर पीस के अंदर कितने लोग हैं, हर पीस में कितने लोग हैं। मैं आपको अभी तक डेफिनेशन पे लेकर नहीं गया हूं सेगमेंटेशन, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है, ऐसी समझ नहीं आती। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू राइट नाउ। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूं। तो एलवी ने फिर एरिया वाइज ब्रेक किया, तो पता लगा भाई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सिर्फ 10 लाख लोग हैं जिनकी एज 31 to 50 है, जो मेल है, एंड जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अच्छा भाई, तो कहां 22 करोड़ लोग? पता लगा सिर्फ 10 लाख लोग हैं। 10 लाख लोग हैं, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये भी एक डिफरेंट स्टोरी है। 10 लाख लोग हैं सिर्फ जो खरीद सकते हैं। ये वो 10 लाख लोग हैं जिनको एलवी कह सकती है ये हमारी टारगेट मार्केट है। तब आप पूछेंगे टारगेट मार्केट का मतलब क्या है? टारगेट मार्केट का मतलब वो कस्टमर्स जो प्रोबेबली प्रोबेबली दे माइट बाय योर प्रोडक्ट। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी प्रमोशन, अपना प्रोडक्ट बनाते ही उनके लिए हो, बनाते ही उनके लिए। अच्छा भाई, उसके बाद पूरी मार्केट को तोड़ने का एक और प्रोसेस भी है, साइकोग्राफिक्स। इसके अंदर आप क्या तोड़ते हो? इसके अंदर आप देखते हो रिलीजन वाइज, कल्चर वाइज, थिंकिंग वाइज। ये बेसिकली दिस बिलोंग्स टू द ब्रेन। कि भाई अगर देखना चाहे, लेट सपोज फॉर एग्जांपल कल को एलवी कोई लेट से क्रिसमस का प्रोडक्ट लॉन्च करे, और वो पाकिस्तान में दिखे कि भाई क्रिसमस का प्रोडक्ट लॉन्च करना है नहीं करना, तो पता लगेगा भाई ऐसे लोग जो मेल है, जिनकी एज 31 to 50 है, जिनकी इनकम 500,000 प्लस है, और हमें क्रिसमस का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसका मतलब ही कि वो क्रिश्चियन होना चाहिए, है ना? क्रिश्चियन होना चाहिए। तो पता लगा वो लोग जिनकी एज, जो जेंडर मेल है, जिनकी एज 31 to 50 है, जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, और वो क्रिश्चियन है। लेट्स से ऐसे सिर्फ पाकिस्तान में 500 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 500 लोग हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा होंगे, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ 500 लोग हैं। अब पहले क्या था, आप सोचो थे और क्रिसमस आ रही है, एलवी को क्रिसमस का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए पाकिस्तान में। अब जब एलवी ने सेगमेंटेशन की तो पता लगा यार अगर हम क्रिसमस का प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट तो जूता होगा, फॉर एग्जाम्पल मेल के लिए, 31 to 50 एज, 500,000 प्लस इनकम, एंड क्रिश्चियन। ऐसे तो सिर्फ पाकिस्तान में 500 लोग हैं। अब 500 लोगों के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना क्या होगा? बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऐसे 500 लोग हैं
कितने खरीदेंगे पता ही नहीं। हो सकता है 10 खरीदें, हो सकता है 20 खरीदें, या हो सकता है 500 लोग भी खरीद लें। तो डज इट मेक सेंस कि 500 लोगों के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया? नहीं सेंस बनता ना। पहले क्या था, अगर आपको सेगमेंटेशन का नहीं पता होता, आप बोलते हाँ यार क्रिश्चियन लोग भी तो हैं, कर दो लॉन्च, आपने कर दिया, नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया सेगमेंटेशन को। सेगमेंटेशन बेसिकली आपको ये बताता है, ये नॉलेज देता है कि हर पीस में, हर सेगमेंट में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं। फिर कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए, नहीं लॉन्च करना चाहिए। ठीक है ना? ये है सेगमेंटेशन। अब मैं सेगमेंटेशन रिपीट करता हूं क्या है। सेगमेंटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप एक बहुत बड़ी मार्केट से मतलब किसी भी एक प्रोडक्ट की मार्केट ले लो, शू ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, हाउस ले लो, क्लोथ ले लो, आप किसी भी एक बहुत बड़ी मार्केट को लेते हो और उस मार्केट को छोटे 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 पीसेस में तोड़ते हो, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हो। दीज आर स्मॉल पीसेस, एंड देन यू ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि हर पीस में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, और फिर उन पीसेस को कंबाइन करके आप देखते हो कि कितने लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। एंड देन उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि प्रोडक्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको एलवी की एग्जांपल दी, कहां एलवी का मैनेजर बोला था सर पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं, तो जज्बाती यार क्विक स्नैप आपने बोला यार इफ नो ब्रांड एग्जिस्ट इन पाकिस्तान दैट सेल्स प्रीमियम एक्सपेंसिव शूज टू द एलीट क्लास, ऐसा कोई ब्रांड है ही नहीं पाकिस्तान में, तो लॉन्च करते हैं, चलो। जज्बाती फैसला था, लॉन्च कर लो, कोई भी नहीं है, इट्स एन ओपन मार्केट। लेकिन जब सेगमेंटेशन की, करते 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 पता लगा भाई पाकिस्तान में, माना कि कोई एलीट ब्रांड नहीं है ऑफिशियली, लेकिन ये भी तो बात मानो ना कि पाकिस्तान में अमीर लोग जो इस तरह का एलीट जूता पहनते हैं वो है भी तो कम, बहुत कम है। 10 लाख लोग हैं जो एलीट जूता अफोर्ड कर सकते हैं, पहन सकते हैं, पहने नहीं पहने वो एक अलग बात है। तो एलवी अगर पाकिस्तान आएगा तो एलवी 22 करोड़ देख के नहीं आएगा, एलवी इस 10 लाख को देखकर आएगा। हो सकता है एलवी का पुराना एक्सपीरियंस हो कि टारगेट मार्केट का 1% लोग खरीदते हैं। अब एलवी तो 150 साल से है ना, तो एलवी को पता होगा, वो इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज में गया होगा, तो एलवी को पता होगा कि भाई टारगेट मार्केट का कितने लोग खरीदते हैं, यानी 10 लाख लोग खरीद सकते हैं। और हमारी रिकॉर्ड ये बताता है कि 10 लाख में से, हमारा रिकॉर्ड ये बताता है कि जितने भी लोगों को हमने फोकस किया है उसका 1% लोग हमसे खरीदते हैं। तो अगर 10 लाख लोगों को हम फोकस करेंगे तो 1% यानी 10,000 लोग हमसे हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब 10,000 के बेसिस पर एलबी डिसाइड करेगा जाना है नहीं जाना। समझ आ रही है? सो सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस वेयर यू ब्रेक दिस इंटायर मार्केट into small groups, small segments, and then you identify कि हर सेगमेंट में कितने लोग हैं, और फिर उस सेगमेंट के जो लोग हैं उनके बेसिस पर आप उनकी अपनी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करते हो कि भाई कितने लोग मुझसे खरीद सकते हैं, और फिर उस बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि मार्केट में जाना है या नहीं जाना। अच्छा, अब एक और बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि सेगमेंटेशन हमेशा पुराने एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के लिए हो। कभी कभी सेगमेंटेशन, अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एलवी ने सेगमेंटेशन की ये डिसाइड करने के लिए कि पाकिस्तान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एलवी ओल्ड कंपनी, प्रोडक्ट भी ओल्ड है, उसको सिर्फ नया प्रोडक्ट नहीं बनाना, एलवी को सिर्फ मार्केट में जाना है। तो एलवी सेगमेंटेशन करके डिसाइड कर रहा है कि मार्केट में जाए या ना जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी सेगमेंटेशन करती है और सेगमेंटेशन करके प्रोडक्ट बना लेती है। अच्छा, सेगमेंटेशन करती है, सेगमेंटेशन करके प्रोडक्ट बना लेती है, समझ नहीं आया। लेट्स टॉक अबाउट अ कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, जे डॉट। आज से ठीक 15 या 14 साल पहले जे डॉट ने पूरे पाकिस्तान का सेगमेंटेशन किया, पूरे पाकिस्तान का सेगमेंटेशन किया।
पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं, क्या इनकम है क्या नहीं है, फलाना डिमाका, पूरा सेगमेंटेशन किया। तो जे डॉट के बाद बहुत सारे नंबर्स आए। 10 लाख से 20 लाख वाली इनकम में ये लोग हैं, इसमें ये लोग हैं, उसमें वो लोग हैं, अलग 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 नंबर्स आ गए। कराची में कितने लोग हैं, क्या जेंडर है, क्या इनकम है, क्या रिलीजन है, क्या ये है, क्या वो है, बहुत सारे नंबर्स आ गए। पहला काम जे डॉट ने सेगमेंटेशन की, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। अच्छा, सेगमेंटेशन करने के बाद जे डॉट ने बोला ये देखो कि हर सेगमेंट में कौन कौन से सेगमेंट्स खाली हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स खाली हैं। तो जब जे डॉट ने सेगमेंटेशन की तो जे डॉट को पता लगा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट? वो लोग जिनकी एज 15। अब मैं सेगमेंटेशन देखता हूं। जे डॉट को पता लगा पाकिस्तान में वो लोग जिनकी एज 15 to 50 है, जिनका जेंडर मेल है और इनकी इनकम 100,000 से कम है, ऐसे पाकिस्तान में लेट्स से उसको पता लगा पाकिस्तान में ऐसे 5 करोड़ लोग हैं। जे डॉट को पता लगा पाकिस्तान में ऐसे लोग जिनकी एज 15 to 50 है, जिनका जेंडर मेल है और उनकी इनकम 1 लाख से कम है। ऐसे पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग एग्जिस्ट करते हैं। और जब सेगमेंटेशन की तो पता लगा कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है परफ्यूम्स का जो इनको फोकस कर रहा हो। एम्प्टी सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट खाली पड़ा। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो परफ्यूम्स लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई कंपनी है ही नहीं जो इनके लिए 5 करोड़ लोगों के लिए परफ्यूम्स बना रही हो। इन सिंपल वर्ड्स, जे डॉट को सेगमेंटेशन के बाद पता लगा मिडिल क्लास पाकिस्तान की मेल जेंडर, दे वांट टू अप्लाई परफ्यूम्स ऑन देयर बॉडी, बट पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड ही नहीं है जो परफ्यूम्स बना रहा हो। जे डॉट से पहले दो तरह के परफ्यूम्स थे पाकिस्तान में। एक थे इंपोर्टेड परफ्यूम्स, फ्रेंच परफ्यूम्स, जो मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। दूसरे थे रोड पे दुकान में मिलने वाले अत्तर, लिक्विड वाले अत्तर जो होते हैं, ठीक है ना, सब ऑयल बेस्ड कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम्स कहते हैं। स्प्रे परफ्यूम तो था ही नहीं पाकिस्तान में जे डॉट से पहले। तो जे डॉट ने बोला यार इतनी बड़ी सेगमेंट खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है इसके अंदर, कूद जाओ। जे डॉट dived in so deep into this segment that it made wonders. ठीक आज 12 13 14 साल बाद जे डॉट इज वन ऑफ द लीडिंग perfume manufacturers of Pakistan, focusing on the middle class and the lower class. मिडिल क्लास लोअर क्लास के पास पैसे ही नहीं थे फ्रेंच परफ्यूम खरीदने के, अत्तर उनको लगाना नहीं था, परफ्यूम था ही नहीं उनके पास। जे डॉट ने बनाया, कामयाब हो गया। इस चीज को देख के फिर जे डॉट के बाद फिर खाड़ी आया, फिर बोनांजा आया, फिर कैम्ब्रिज आया, फिर लोकल सेंट्स एंड स्टोरी, सेंट्स एंड सीक्रेट्स, बवारी परफ्यूम्स, पता नहीं कौन कौन लोग आ गए। फर्स्ट मूवर कौन था? जे डॉट। उसको कैसे पता लगा किन लोगों के परफ्यूम बनाने चाहिए? उसने सेगमेंटेशन की, पूरे पाकिस्तान की मार्केट को अलग 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 पीसेस में तोड़ा और देखा कि भाई किस पीस में कौन सी कंपनी काम नहीं कर रही। तो उसने जब इतने सारे पीस तोड़े, उनको पता लगा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मिडिल क्लास मेल जेंडर का, जिसमें कोई ब्रांड काम ही नहीं कर रहा। और उसने बोला चलो भाई बनाओ परफ्यूम्स, लॉन्च करो इनके लिए। उसको जे डॉट को सेगमेंटेशन करने के बाद गैप नजर आ गया। तो आपको बताने का मकसद ये है कि सेगमेंटेशन करके कभी कभी कंपनी ये भी देखती है, जैसे एलवी वाली एग्जांपल दी मैंने आपको, कि नई मार्केट में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कभी कभी सेगमेंटेशन कंपनी ऐसी रैंडमली कर लेती है कि करो सेगमेंटेशन पूरे मुल्क की, देखो इस पूरे मुल्क की सेगमेंटेशन में कौन सा सेगमेंट खाली है जिसमें कोई कंपनी काम नहीं कर रही। जैसे जे डॉट ने किया, सेगमेंटेशन करी, उनको पता लगा ये सेगमेंट खाली है, मिडिल क्लास के लिए कोई परफ्यूम बना ही नहीं रहा, बनाना शुरू कर दिया। दे बिकेम सो सक्सेसफुल। आपके सामने रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। ठीक है ना? तो सेगमेंटेशन इज वेयर यू ब्रेक दिस एंटायर मार्केट इनटू स्मॉल पीसेस। आप छोटे 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 पीसेस में तोड़ते हैं, ठीक है ना?
और फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं हर पीस में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं। फिर उनको पीसेस के बेसिस पर आप कंबाइन करके देखते हैं कि यार मेरी एक्चुअल मार्केट कितनी है, एक्चुअल टारगेट मार्केट कितनी है, कितने लोग हैं जो मुझसे मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सो सेगमेंटेशन करके आप अपनी टारगेट मार्केट डेवलप करते हैं। ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ते हैं, एज इज वन पीस, एज इज वन सेगमेंट, इनकम इज वन पीस, इनकम इज वन सेगमेंट, जेंडर इज वन पीस, जेंडर इज वन सेगमेंट। सो बेसिकली सो फार हमें पता लगा सेगमेंटेशन, यू ब्रेक द एंटायर मार्केट इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल सेगमेंट्स। उन स्मॉल सेगमेंट्स के बेसिस पर आप डिसाइड करते हो अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में एंटर होना नहीं होना। जैसे मैंने आपको एलवी वाला एग्जांपल दिया, पुराना प्रोडक्ट है, पुरानी कंपनी है, वो डिसाइड कर रहा है पाकिस्तान न्यू मार्केट में एंटर हो या नहीं हो। एंड देन सेगमेंटेशन के साथ आप ये भी डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा सेगमेंट खाली है, उसके बेसिस पर आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हो, जो मैंने आपको जे डॉट की एग्जांपल दी। सो सेगमेंटेशन के थ्रू इट ऑल्सो हेल्प्स यू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। इट आइडेंटिफाइज कि कौन सी मार्केट खाली है, उसके लिए नया प्रोडक्ट बनाओ। इट हेल्प्स यू develop new products, and it also helps you identify that whether you should enter into a certain market or not. अच्छा जी, तो ये थी हमारे पास जो है सेगमेंटेशन की डेफिनेशन। अब जरा हम लोग सेगमेंटेशन के बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं। यानी कोई कंपनी अगर सेगमेंटेशन कर रही है तो सेगमेंटेशन करने के कंपनी को बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है, जब आप सेगमेंटेशन करते हो तो आपको पता है मेरा कस्टमर की एज क्या है, जेंडर क्या है, किस एज में कितने लोग हैं, किस जेंडर में कितने लोग हैं, किस एरिया में कितने लोग हैं। जब आपको हर चीज पता होगी ना, तो आप अपने लिए राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको आपको पता लगा कि भाई एलवी को पता लगा पाकिस्तान में 10 लाख लोग हैं जो उसकी टारगेट मार्केट है। अब एलवी को मार्केटिंग करनी है, तो अब एलवी को ये डिसकंफ्यूजन है, कराची में ज्यादा करें, लाहौर में ज्यादा करें, इस्लामाबाद में ज्यादा करें, कंफ्यूज है। अब अगर उनके पास सेगमेंटेशन का डेटा होगा ना, तो उनको पता होगा कि कौन सी सिटी में ज्यादा उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो जहां ज्यादा मार्केट एग्जिस्ट करती है वहां ज्यादा मार्केटिंग कर लो, प्रमोशन कर लो। लेकिन कब हो सकता है ये तब हो सकता है जब उसके पास डेटा हो सकता है इस्लामाबाद में ज्यादा लोग रहते हैं और प्रमोशन कराची में ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट फेलियर होगा ना। लोग इस्लामाबाद में ज्यादा रहते हैं तो इस्लामाबाद में ज्यादा प्रमोशन करो, कराची में कम रहते हैं तो कराची में कम प्रमोशन करो। अब लोग इस्लामाबाद में ज्यादा रहते हैं, प्रमोशन कराची में हो रही है, तो प्रोडक्ट फेलियर होगा ना। राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, जब इस्लामाबाद में लोग ज्यादा रहते हैं तो इस्लामाबाद में ही ज्यादा प्रमोशन। तो ये राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनेगी कब, जब आपके पास पूरा डेटा होगा कि किस सेगमेंट में, किस एज में, किस जेंडर में कितने लोग रहते हैं। सो जब आपके पास पूरी नॉलेज होती है ना हर सेगमेंट की, तो इट इनेबल्स यू टू मेक द राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा जी, जब आपके पास पूरा डेटा होगा सेगमेंटेशन का, तो आप अपने लिए राइट कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब आपके पास पूरा डेटा है ना कि मैं किस एज के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं किस जेंडर के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं किस रिलीजन के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको एलवी में एग्जांपल दी, वो क्रिसमस के लिए शू बना रहा है सेंटा क्लॉज वाला फॉर एग्जांपल। अब 25 दिसंबर को जो बंदा आ रहा है एलवी वाला, उसको बोल रहा है पाकिस्तान के, सर ये जूते खरीदे, सर ये जूते खरीदे। अब मुसलमान बोल रहा है यार मैं क्या करूंगा सेंटा क्लॉज के जूतों में। बात समझ आ रही है आपको। तो पॉइंट ये है कि जब तक आपको अपने कस्टमर्स की राइट इंफॉर्मेशन नहीं पता, आप राइट कस्टमर को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। देन अगर आपने सेगमेंटेशन की है और आपको हर चीज अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो आप अपने कंपैरेटर से अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मेरी मार्केट क्या है, मैं किस जेंडर पे फोकस कर रहा हूं, मैं किस इनकम के लोगों को फोकस कर रहा हूं, मैं किस रिलीजन के लोगों को फोकस कर रहा हूं। जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डेवलप और इस्टेब्लिश अ ब्रांड। आसान हो जाएगा ब्रांड बनाना, क्योंकि आपके पास अब सारी इंफॉर्मेशन है कस्टमर से रिलेटेड। आपको पता होगा मैंने क्या मैसेज देना है, किस तरह देना है, कहां देना है। आपको हर चीज पता होगी। जब हर चीज पता होगी तो आपके लिए अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना या अपने प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि आप अमीर लोगों को फोकस कर रहे हो, तो फिर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी वैसी रखोगे, आप वैसे ही कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे। और जब अमीर लोगों को ही फोकस करोगे तो आपका ब्रांड भी फिर वैसे ही बनेगा। देखो ब्रांड तो दोनों है, एलवी भी है, बाटा भी है। एलवी एलीट ब्रांड है, बाटा चीप ब्रांड है, लेकिन ब्रांड दोनों है। ठीक है ना।
ब्रांड दोनों है। दोनों ने अपनी अपनी सेगमेंटेशन की, अपनी अपनी सेगमेंटेशन के हिसाब से अपने अपने मार्केट्स पकड़ी, अपने अपने मार्केट्स को अपनी मार्केट में ब्रांड बना लिया। सस्ती मार्केट में बाटा इज अ ब्रांड, इज अ वेरी वेरी बिग ब्रांड, यू कांट डिनाई दैट। सस्ते में बाटा बहुत बड़ा ब्रांड है, महंगे में एलवी बहुत बड़ा ब्रांड है। दोनों अपने अपने डोमेन्स में काम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि मैं किस एज, किस जेंडर, किस इनकम के लोगों को टारगेट कर रहा हूं, तो आपके लिए डिजिटल कैंपेन्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ या मेटा या इंस्टाग्राम, जो भी आप बोलो, ये स्नैपचैट वगैरह पे, आपके लिए आइडेंटिफाई करना अगर आसान है ना, जब आप मेटा पे ऐड चलाते हो, फेसबुक पे जब आप, या इंस्टाग्राम पे जब आप स्पॉन्सर्ड ऐड चलाते हो, तो आपसे पूछता है कौन सी एज के लोगों को दिखाना है, कौन सी इनकम के लोगों को दिखाना है, कौन से इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है, कौन से रिलीजन के लोगों को दिखाना है। हर चीज वो आइडेंटिफाई करता है। तो जब आपके पास इतनी ब्रॉड सेगमेंटेशन यूज हुई भी होगी, तो आपके लिए अपने डिजिटली जो इंटरनेट के थ्रू आपके कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करना आसान हो जाएगा। एंड देन जब आप वो करते हो, सेगमेंटेशन करते हो, तो सेगमेंटेशन के बेसिस पर आपको पता लग जाता है कि आपको न्यू मार्केट में एंटर होना है या नहीं होना। वो आपको बता देता है आपको न्यू प्रोडक्ट बता बनाना है या नहीं बनाना है। इन सिंपल वर्ड्स वो आपको मार्केट के गैप्स आइडेंटिफाई करके देता है। जैसे जे डॉट वाली एग्जांपल मैंने आपको दी, जे डॉट ने जब सेगमेंटेशन की तो उनको मार्केट का एक बहुत बड़ा गैप नजर आया। क्या ये इतना बड़ा मार्केट सेगमेंट है, इतना बड़ा गैप है, इसमें कोई भी काम नहीं कर रहा। तो ये भी फायदा है हमारे पास सेगमेंटेशन का। अच्छा, अब एग्जामिनर आपसे सेगमेंटेशन के ड्रॉबैक्स पूछ सकता है। यार अगर एक कंपनी ने सेगमेंटेशन की है तो उसका ड्रॉबैक क्या है, वो भी समझो। बहुत इजी है। अगर देखो सेगमेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कॉमन सेंस क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है ना, कि किस एज में, किस जेंडर में, किस इनकम में कितने लोग रहते हैं, इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग है डेटा कलेक्ट करना। और इतना डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। इट इज कॉस्टली, इट इज वेरी 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 कॉस्टली। ठीक है जी। तो ये आपके पास दो बहुत बेसिक से डिसएडवांटेजेस हैं सेगमेंटेशन के। अच्छा, अब सवाल ये है कि सेगमेंटेशन के कौन से मेथड को यूज करना चाहिए, सेगमेंटेशन के कौन से मेथड को यूज करना चाहिए। अच्छा जी, जब आप देखोगे सेगमेंटेशन के मेथड्स, तो आपको याद होगा हमने ऊपर सेगमेंटेशन करने के 3 मेथड्स पढ़े थे। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स जहाँ पे आप जेंडर, इनकम और क्या कहते हैं, एज वाइज ब्रेक करते हो। जोग्राफिक में हमने देखा आप एज वाइज, सॉरी, लोकेशन वाइज ब्रेक करते हो। और साइकोग्राफिक्स में हमने देखा आप वहाँ पर मेंटल वाइज, यानी रिलीजन, बिलीव्स, कल्चर, लैंग्वेज, इन तरह की चीज़ों पे ब्रेक करते हो। अब सवाल ये कि जब कंपनी सेगमेंटेशन करे तो किस मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है ना। The factors that a business will consider before choosing an appropriate method of segmentation include, किस मेथड पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 1, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मार्केट एंड साइज ऑफ ईच पोटेंशियल सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड लाइकली सेल्स। जब आप सेगमेंटेशन करोगे तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई हर से जब आपने पूरी सेगमेंटेशन कर ली तो किस सेगमेंट पे आपको रिलाई करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपने जो एनालिसिस किया है, ठीक है ना, उसमें आपको हर सेगमेंट में कितने लोग नजर आ रहे हैं और कितने लोग से आप कितनी सेल्स कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, 50 लाख लोग, शुरू में बता रहा था कि जब एलवी ने सेगमेंटेशन की तो पता लगा 50 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये डिपेंड करेगा। तो हम जब ये यहां पर अब देख रहे हैं कि जब सेगमेंटेशन होगी तो किस मेथड पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, तो हम यहां पर अब देख रहे हैं कि जब आप सेगमेंटेशन करोगे, आप ये देखोगे कि आपको जो है वो सेगमेंटेशन जब आप कर रहे हो तो आपको किस सेगमेंट में ज्यादा सेज नजर आ रही हो, किस सेगमेंट पे आप ज्यादा जो है वो रिलाई कर सकते हो। उसके बाद जब आप सेगमेंटेशन करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हर सेगमेंट में एंटर होने की कॉस्ट क्या है। अब आप जब डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स बनाओगे तो आपको, फॉर एग्जांपल जैसे डे डॉट की मैं बात करता हूं, जब डे डॉट ने सेगमेंटेशन की तो उसको पता लगा परफ्यूम की मार्केट एम्प्टी है। जब आप सेगमेंटेशन करते हो
तो आपको बहुत सारे गैप्स नजर तो आते हैं, लेकिन उन गैप में एंटर होने से पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भाई किस सेगमेंट में एंटर होने की कॉस्ट क्या है। जब जे डॉट ने सेगमेंटेशन की तो पता लगा परफ्यूम्स की मार्केट खाली है, तो जे डॉट ने एंटर होने, ऐसा हो रहा है कि जे डॉट ने बोला ओहो खाली है चलो स्विमिंग पूल है छलांग मार दो, नहीं। जे डॉट ने बैठ के पूरी कैलकुलेशन की होगी कि अगर हम परफ्यूम लॉन्च करते हैं सेगमेंट के लिए तो क्या कॉस्टिंग आएगी, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, क्या प्राइस होगा, क्या प्रॉफिट्स होंगे, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, उन सारी चीजों के बेसिस पर डिसाइड किया होगा कि जाना है या नहीं जाना। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी का ब्रांड इमेज हर हर सेगमेंट में कूद नहीं सकते। अब एलवी ने बोला ओहो पाकिस्तान में महंगे जूते जो हैं वो तो हमारे बस की बात ही नहीं है, बहुत छोटी सी मार्केट है, सिर्फ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो खरीद सकते हैं, उनमें से भी अगर 1% लोग खरीद रहे तो हमारे जूते खरीदने वाले तो सिर्फ 50 लाख लोग में से अगर हम 1% है तो 50,000 लोग हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा, एक काम करते हैं हम सस्ता जूता लॉन्च करते हैं पाकिस्तान में। अब अगर एलवी ऐसी हरकत करेगा पिट जाएगा। एलवी की इमेज ही क्या है, प्रीमियम है। एलवी को कल पता लग जाएगा भाई पाकिस्तान में मिडिल क्लास के लिए कोई ब्रांड ही नहीं है जूते बनाने वाला, फॉर एग्जाम्पल एलवी बोले अच्छा मिडिल क्लास इतनी बड़ी मार्केट पाकिस्तान में कोई ब्रांड नहीं जो मिडिल क्लास के लिए जूते बना रहा है, चलो हम बनाना शुरू करते हैं एलवी के नाम से। रॉन्ग, आपकी इमेज मिडिल क्लास वाली नहीं है। तो कंपनी किस सेगमेंट पे जाएगी नहीं जाएगी डिपेंड करता है कंपनी की मार्केट में ब्रांड इमेज क्या है। डू यू नो दैट एलवी हर साल बिलियंस एंड बिलियंस का माल जला देता है जो बच जाता है। दूसरे ब्रांड्स क्या करते हैं सेल लगाते हैं सस्ते में बेचते हैं, एलवी कहता है सस्ता तो बेचना ही नहीं है, जला दूंगा लेकिन सस्ता नहीं बेचूंगा। कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं लगती एलवी के ऊपर। एलवी कहता है एक बार सस्ता बेचा तो लोगों को सस्ते की आदत लग जाएगी, मुझे मुफ्तखोर लोग चाहिए ही नहीं, जला दो टेंशन नहीं है, सस्ता नहीं बेचूंगा। तो ये है हमारे पास सेगमेंटेशन का टॉपिक इन फुल डिटेल।